तो फिल्म के शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां कई लोग मिलकर साइमन और कैरी को ढूंढ रहे थे। इस सर्च पार्टी में दो डॉग्स भी थे जो कि एक केव के अंदर जाते हैं और वहां छोटे पूल में जमा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद ये दोनों डॉग एक दूसरे को अजीब तरह से देखने लगते हैं। इनफैक्ट उस रात ये दोनों डॉग एक दूसरे में फ्यूज होने लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो ये डॉग एक दूसरे से जुड़ के एक सिंगल एंटिटी बन गए हों और यहीं पे सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम है मिली एंड टिम। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम से हैं, ऑल्दो इनकी शादी नहीं हुई है। टिम एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है जिसे रॉक स्टार बनना है, लेकिन इस ड्रीम के पीछे भागते भागते वो 35 साल का हो चुका है और फिलहाल उसके पास कोई ढंग का काम नहीं है। वहीं मिली एक टीचर है और उसकी जॉब काफी स्टेबल है। ये दोनों अपने घर पे एक पार्टी रखे होते हैं क्योंकि दोनों टाउन से मूव होके कंट्री साइड जा रहे थे जहां मिली को एलिमेंट्री स्कूल में नई जॉब मिल गई थी। अब मूव होने का रीजन सिर्फ नया जॉब ही नहीं था, क्योंकि जॉब तो एनी हाउ मिली के पास टाउन में भी था। रादर रीजन ये था कि कुछ टाइम से टिम इमोशनली और फिजिकली डिस्टेंट हो गया था फ्रॉम मिली। ये तब हुआ जब टिम के पेरेंट्स इस दुनिया को छोड़ के चले गए और क्योंकि मिली और टिम को अपने प्यार को फिर से पहले जैसा करना था तो ये दोनों टाउन छोड़ के कंट्री साइड जाने का डिसीजन लिए थे। तो इनके जाने के फेयरवेल पार्टी के दौरान मिली यहाँ टिम को सबके सामने प्रपोज करती है, लेकिन टिम हाँ बोलने से पहले काफी हिचकिचाता है। हालांकि टिम हाँ बोल देता है, लेकिन उसकी हेजिटेशन बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग थी, नॉट जस्ट फॉर मिली बल्कि जो लोग पार्टी में आए थे उनके लिए भी। अब उस रात टिम को एक अजीब नाइट में आता है जहां वो एक वियर्ड सी लेडी को देखता है। अब ये नाइट में टिम को क्यों आया ये आपको एक्सप्लेनेशन में आगे पता चलेगा। खैर अगले सीन में हम मिली और टिम को टाउन छोड़ के कंट्री साइड आते देखते हैं और यहाँ ये लोग जंगल के पास वाले घर में रहने वाले थे। अब दोस्तों ये वही गाँव या जंगल का एरिया है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। आई मीन जहाँ साइमन और कैरी को सब ढूंढ रहे थे और कुत्ते आपस में जुड़ गए थे पानी पीने के बाद। एनीवेज टिम और मिली इस नए घर में सेटल होते हैं और यहाँ टिम को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। ढूंढने पे उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरह से जुड़े हुए थे और टिम इन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ उसकी एक सीनियर टीचर से दोस्ती होती है जिनका नाम जेमी मकेब था। जेमी उसी एरिया में रहते थे जहाँ मिली का नया घर था और जेमी बताते हैं कि इस एरिया में ट्रेकिंग के ढेर सारे अमेजिंग स्पॉट्स हैं। ऐसे में छुट्टी वाले दिन टिम और मिली ट्रेकिंग करने निकलते हैं, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से ये दोनों खो जाते हैं। तभी एकदम से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे एक बड़ा सा केव था। टिम को निकालने के चक्कर में मिली भी इस केव में गिर जाती है और ऐसे में तूफान रुकने तक ये केव के अंदर ही समय बिताने का सोचते हैं। इस केव में एक बड़ा सा बेल था और केव को देख के ऐसा लग रहा था मानो पहले यहाँ किसी तरह का कल्ट रहता होगा। इनफैक्ट इनके ट्रेकिंग वाले रूट पे इन्होंने इस तरह के डिफरेंट साइज वाली बेल्स को देखी थी। जो भी हो, ये दोनों केव में रेस्ट करते हैं, आग जलाते हैं और प्यास लगने पे वहाँ के एक छोटे पॉन्ड का पानी पीते हैं। अब दोस्तों ये वही पॉन्ड है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था, जिसमें से दो कुत्ते पानी पिए थे। टिम और मिली यहाँ आपस में बातें भी करते हैं जिससे हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। बेसिकली जब टिम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा कि तुम्हारे रूम से कुछ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, तो पता लगाओ कि ये गंदी स्मेल कहां से आ रही है। टिम को इस स्मेल का सोर्स नहीं पता लगा, लेकिन टिम के डैड उसके रूम में एक मरे हुए चूहे को ढूंढ निकाले। इससे पता चलता है कि टिम और उसके डैड काफी क्लोज थे और हाल ही में टिम के डैड खत्म हो गए। अब ये बात टिम को तब तक पता नहीं चली जब तक टिम अपने पेरेंट्स को विजिट करने उनके घर नहीं गया। तो हुआ ये था कि टिम के पिता जब खत्म हुए तो टिम की माँ का साइकोटिक ब्रेक डाउन हो गया था और वो अपने पति के मृत शरीर के साथ ही दिनों से जी रही थी, सो रही थी। ऐसे में जब टिम घर आया तो वो अपने पिता के शरीर को सड़ता हुआ पाया और उसकी माँ अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। इस घटना के बाद उसकी माँ भी नहीं बची और टिम को जो एक नाइट में आया था किसी औरत के स्माइल करने का, उसे उसकी माँ की नाइट में आ रही थी। मतलब वो जो सीन देखा था वो। और यही वजह है दोस्तों कि अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद टिम थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसे सड़ने की गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। खैर बातचीत करने के बाद टिम और मिली केव में ही सो जाते हैं और देर रात जैसे जैसे टिम सांस ले रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये केव जीवित होकर उसके साथ सांस ले रही है। अब सुबह इनकी नींद खुलती और ये दोनों पाते हैं कि इनका एक पैर आपस में चिपक गया है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें लगता है कि केव में कुछ चिपकने वाला पदार्थ होगा जिससे ऐसा हुआ है और ऐसे में दोनों बड़ी मुश्किल से अपने पैर को अलग करते हैं जिसमें इनका स्किन भी डैमेज होता है। इसके बाद दोनों केव से निकल के घर वापस पहुंच जाते हैं। अब घर पे अचानक से टिम मिली की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि ये दोनों काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को अजीब लगती है और इसके बाद मिली टाउन में जाती है। वहीं टिम शावर में होता है जहां वो एकदम से ट्रांस में जाता है और जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही थी वैसे ही टिम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा था, एज इफ वो मिली से कनेक्टेड हो। किसी तरह टिम अपने होश में आता है और वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर का कहना था कि टिम को शायद एंजाइटी अटैक आया होगा और ऐसे में वो उसे मसल रिलैक्स करने की टैबलेट्स देते हैं। बातों बातों में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इस टाउन में हाल ही में एक
कपल ट्रेकिंग के दौरान गायब हो गए और उनका नाम था साइमन एंड केरी। घर आके टिम साइमन और केरी के बारे में गूगल करता है, उनके प्रोफाइल्स को स्टॉक करता है और टिम यहाँ पाता है कि वो दोनों भी उसी केव के पास ट्रेकिंग करने गए थे जहां टिम एंड मिली गए थे। एंड देन तो हम जानते ही हैं कि साइमन एंड केरी कभी मिले नहीं, वापस नहीं आए। खैर अब उस रात टिम और मिली के घर जेमी मकैब आता है और तीनों साथ में खाते पीते हैं। बातों बातों में टिम और मिली के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स बाहर आने लगती है, जैसे टिम करियर में कुछ नहीं कर रहा और वो ड्राइविंग तक नहीं जानता। वहीं टिम का कहना था कि मिली ही लाइफ की सारी डिसीजंस लेती है और टिम को ऐसा लगता है मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। स्टिल ये लोग बात बदल के ट्रेकिंग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि कैसे टिम और मिली एक केव में फंस गए थे जो कि किसी कल्ट वाली जगह लग रही थी। ये सुन के जेमी बताता है कि काफी पहले उस जगह पे एक न्यू एज चर्च थी, लेकिन चर्च के मेंबर्स कम होने लग गए। फिर कुछ नेचुरल इवेंट्स के कारण चर्च टूट गया और अब वो एक अबैंडन्ड केव की तरह है। खैर बातचीत के बाद जेमी वापस घर चला जाता है। उसके जाते टिम वापस से एकदम मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किस कर लेता है। किस के दौरान इनके होठ चिपक जाते हैं जिससे मिली को दर्द होता है और ऐसे में मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि टिम महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है और अचानक वो एकदम इंटीमेट होता है जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स और वापस अपने शेल में चला जाता है। तो झगड़ा करके दोनों सोने जाते हैं और बीच रात मिली को लगता है एज इफ टिम उसका बाल खींच रहा है। वो लाइट जलाती है और पाती है कि टिम के मुंह के अंदर मिली के बाल थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था एज इफ टिम बाल को निगल रहा हो। मिली तुरंत अपने बाल टिम के मुंह से निकालती और इस घटना से दोनों शॉक्ड थे। टिम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का इतना सारा बाल उसके मुंह में आ गया था। एनीवेज अगली सुबह मिली टिम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है क्योंकि टिम शहर जा रहा था टू परफॉर्म फॉर अ बैंड। मिली टिम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टिम वापस ट्रांस में जाके मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है। देन चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा किड्स बाथरूम में लेके जाती है टू आस्क कि वो यहाँ क्यों आया है। टिम यहाँ बिना कुछ सुने मिली के साथ इंटीमेट होने लगता है और मिली भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। आफ्टर देयर इंटीमेसी ये दोनों वापस चिपक के फंस चुके थे। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पा रहे थे और तभी एक स्टूडेंट वॉशरूम में आता है। वो स्टॉल के अंदर आवाजें सुन के जेमी मकैब को बुला लेता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग होते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स वॉशरूम में क्या कर रही है और मिली यहाँ कुछ स्टूपिड बहाने बना देती है। वहीं टिम बाथरूम स्टॉल में छिप गया था। जेमी मिली को स्टूडेंट्स वॉशरूम में दोबारा जाने से मना करता है, लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टिम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टिम पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसके इस हरकत से मिली की जॉब भी जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता है। स्कूल आवर्स के बाद मिली जेमी के घर जाती है ताकि वो आज वाली इवेंट्स के लिए सॉरी बोल सके। जेमी मिली को चिल करने कहता है एज वो उस बात को हल्के में ही लिया था। यहाँ मिली जेमी के सामने कहने लगती है कि कैसे वो टिम से डिस्टेंट हो चुकी है और उनकी रिलेशनशिप भी अब बहुत बुरे पड़ाव पे है। ये सुन के जेमी प्लेटो की एक थियरी बताता है कि कैसे पहले जब इंसान को बनाया गया था तो इंसान के पास 2 सर था, 4 हाथ थे और 4 पैर थे, लेकिन इंसानों का ये फॉर्म बहुत पावरफुल था जिससे ज्यूस डरने लगा। इसलिए इंसानों की पावर कम करने के लिए ज्यूस ने इंसानों को 2 भाग में बांट दिया, यानी 1 सर, 2 हाथ और 2 पैर के साथ। तो अब इंसान जिंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढते रहते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि इंसान का सोलमेट होता है। सो यस इट्स पॉसिबल कि मिली का सोलमेट शायद टिम है और दोनों मिलके बहुत पावरफुल हैं। जेमी यहाँ ये भी बताता है कि उसका भी हस्बैंड हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टिम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था और ऐसे में मिली तुरंत जेमी के घर से निकल लेती है। बाहर वो टिम पे फिर से भड़कती है, लेकिन टिम का कहना था कि वो अनयूजुअली मिली की तरफ तब से अट्रैक्ट होने लगा है जब से ये दोनों उस केव में फंसे थे। टिम के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मिली उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टिम अपने लैपटॉप में साइमन और केरी के गायब होने वाली बात पे रिसर्च कर रहा था कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाजा बंद था तो ऐसे में मिली एकदम लेविटेट होके टिम की तरफ खींचने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों ऑपोजिट मैग्नेट्स हैं जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। टिम थप्पड़ मार के मिली को होश में लाता है और मिली खुद भी शॉक में थी कि उसके साथ क्या हो रहा था। इतना सब के बावजूद मिली मानने को तैयार नहीं थी कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है। हम व्यूअर्स तो ये तक नोटिस करते हैं कि मिली का बहा हुआ खून भी टिम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन बीच रात दोनों अपने आप खिंचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। ये दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों खींचे ही चले जा रहे थे। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं और इनका हाथ एक होने लग जाता है, मतलब एक दूसरे के अंदर हाथ समा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दोनों का हाथ मिलते हुए पूरा शरीर ही एक होने लग गया था और इनके शरीर के अंदर हलचल भी हो रही थी। ऐसे में टिम और मिली तुरंत मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स खाते हैं जिससे इनका मसल रिलैक्स होता है और ऐसे में दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं। इस पॉइंट पे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब टिम को होश आता है तो वो
पाता है कि मिली एक सॉ लेकर इनके चिपके हुए हाथ को अलग करने वाली थी। मिली सॉ की मदद से इनके चिपके हुए हाथ को अलग करती है और इन्हें समझ आ जाता है कि फिलहाल तो मसल रिलैक्सेंट का असर इनके शरीर पे है, लेकिन जैसे ही दवा का असर कम होगा दोनों फिर से चिपकने लग जाएंगे। ऐसे में मिली डिसाइड करती है कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि उसकी कार की कीज जेमी के घर पे ही रह गई हैं। ऐसे में मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वो टिम को यहीं रुकने कहती है। टिम प्रॉमिस करता है कि वो यहीं पे वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते वो वापस केव की तरफ जाता है ताकि वो अपने एंड पे इस सुपरनैचुरल चीज की छानबीन कर सके। अब केव के अंदर टिम यहाँ साइमन और कैरी को पाता है, लेकिन इनका शरीर एक दूसरे के साथ अजीब भद्दे वे में चिपक गया था। यानी दोनों एक हो गए थे, लेकिन बहुत ही अजीब मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे इन अ वेरी बैड वे। ये देख के टिम डरता है और यहाँ अजीब सा क्रीचर टिम से मदद मांग रहा था। साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टिम खुद को डिफेंड करता है और केव से बाहर भागता है। इस सीन से हम समझ गए कि साइमन और कैरी भी ट्रेकिंग करते हुए इसी केव में आए होंगे, पानी पिए होंगे और चिपक गए होंगे। दूसरी तरफ मिली जेमी के घर जाती है और इस बार वो जेमी के घर पे वही बेल नोटिस करती है जो कि वो केव में देखी थी। जेमी का घर खाली था और यहाँ टीवी पे जेमी की वेडिंग वाली टेप चल रही थी। इस वेडिंग में दो आदमी थे जिनकी शादी हो रही थी और ये दोनों थोड़ा बहुत जेमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जेमी नहीं था। देन टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसके तहत ये दोनों आदमी केव के अंदर वाले पॉन्ड का पानी पीते हैं। देन दोनों अपने हाथ को कट करके टच करते हैं और दोनों फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूजन के बाद दोनों एक इंसान बनते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि जेमी था। जी हाँ दोस्तों, तभी जेमी यहाँ आता है और वो मिली से कहने लगता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट जेमी यहाँ मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टिम के साथ फ्यूजन कंप्लीट करे विद हर विल, वरना दोनों गंदे तरीके से फ्यूज हो जाएंगे, जैसा शायद साइमन और केरी के साथ हुआ। जेमी यहाँ मिली के हाथ में अपनी अंगूठी से एक गहरा कट लगाता है, ठीक वैसा कट जैसा वीडियो में रिचुअल के दौरान उनके हाथ में लगाया गया था, लेकिन मिली यहाँ अपनी जान बचाकर भागती है। फाइनली मिली अपनी ड्राइव वे में आती है जहाँ टिम भी आ चुका था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे और ऐसे में टिम मिली को उस क्रीचर के बारे में बताता है जो उसने केव में देखा। टिम डिड्यूस करता है कि वो क्रीचर दोनों लोगों के फ्यूजन रेजिस्ट करने का रिजल्ट था, जिसमें साइमन हाफ मिड फ्यूजन ही खत्म हो गया था। टिम कहता है कि वो उनकी तरह नहीं बनना चाहता और मिली को बचाने के लिए वो खुद को खत्म कर लेगा ताकि इनका फ्यूजन ना हो। टिम यहाँ मिली को प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी मिली बेहोश हो जाती है क्योंकि जेमी के कट से उसका बहुत सारा खून बह गया था। अब जब मिली को होश आता है तो वो पाती है कि टिम उसके हाथ के साथ फ्यूज होकर उसे ब्लड फ्लो दिया, जिससे मिली की जान बची। इस पॉइंट पे ये दोनों अपनी किस्मत एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिली के फेवरेट सॉन्ग पे फ्यूज होते हुए डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे इनका पूरा शरीर ही एक दूसरे में सम्मिलित होने लगता है, एकदम अट्रैक्ट होते हुए। इवन आईज, ऐसा लग रहा था मानो दो लोग एक सिंगल बीइंग में फ्यूज होने वाले हैं। और यहीं पे सीन कट हो जाता है ना। उस वीकेंड मिली के पेरेंट्स विजिट करने आते हैं। वो टिम और मिली के घर का दरवाजे पे नॉक करते हैं और यहाँ इनके घर के बाहर भी अब केव जैसा बेल था। ना इनके लिए दरवाजा एक अनजान आदमी खोलता है जो कि क्लियरली टिम और मिली का एक नया सम्मिलित रूप था, यानी एक एंड्रोजीनस पर्सन जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण थे। फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज फोर्सेस एलाइड प्रिजनर्स को शिप्स में भर के अपने होमलैंड ले जाते थे ताकि उनसे स्लेवरी करवाया जा सके। अब जिन शिप्स में इन प्रिजनर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था उन्हें हेल शिप्स कहा जाता था। हेल शिप्स इसलिए क्योंकि यहाँ प्रिजनर्स को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और कई बार एलाइड एयर फोर्सेस इन शिप्स पे हमला कर देती थी। ऐसे हमलों में 30,000 से ज्यादा प्रिजनर्स और जापानीज सोल्जर्स खत्म हो गए थे। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिल्म 1944 में शुरू होती है जहां हम एरिजन मारू नामक जापानी शिप को देख पाते हैं। इस शिप पे कई ब्रिटिश प्रिजनर्स थे, लेकिन शिप के सिपाही यहां एक जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट को भी कैद करके रखे थे। इस जापानीज सेकंड लेफ्टिनेंट का नाम साइतो था, जिसपे इल्जाम ये था कि वो ट्रेटर यानी कि गद्दार है। शिप का कैप्टन साइतो को और एक रैंडम ब्रिटिश प्रिजनर ब्रॉन्सन को चेन से बांध देता है। इनके पैर में एक ही चेन लगा देता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़े फॉर सर्वाइवल। लेकिन तभी एकदम से इनके शिप पे एयरप्लेन्स द्वारा हमला होता है। इस हमले में अफरा तफरी मचती है। देन शिप भी डूबने लग जाती है, जिसका फायदा उठा के ब्रॉन्सन और साइतो शिप से कूद जाते हैं। अब अगले सीन में हम इन दोनों को थके हारे एक आइलैंड पे पहुंचते देखते हैं और इस आइलैंड पे कई सोल्जर्स की बॉडी थी। ऐसे सोल्जर्स जो कि शिप के डूबने से खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाए और वॉश होके इस आइलैंड तक पहुंच गए हैं। साइतो और ब्रॉन्सन इतना थक चुके थे कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह साइतो को पहले होश आता है और वो ब्रॉन्सन के पास से पिस्टल निकालता है, लेकिन जैसे ही वो पिस्टल लोड करता है ब्रॉन्सन उस आवाज
आवाज से उठ जाता है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ध्यान रहे दोस्तों कि इन दोनों के लेग्स में एक ही चेन बंधा हुआ है और ऐसे में दोनों को लड़ने में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लड़ते हुए दोनों पानी में जाते हैं जहां एकदम से एक अजीब क्रीचर ब्रॉन्सन पे हमला करता है। साइतो इंस्टिंक्टिवली इस क्रीचर पे गोली चलाता है जिससे क्रीचर तो भाग जाता है, लेकिन ये क्रीचर कुछ ही सेकंड्स में ब्रॉन्सन को चोटिल जरूर कर दिया था। इस पॉइंट पे ब्रॉन्सन और साइतो आपस में लड़ना बंद करते हैं और साइतो अब तक इतना परेशान हो गया था कि वो पिस्टल से खुद को ही समाप्त करने की सोचता है, लेकिन ब्रॉन्सन उसे रोकता है एंड समहाउ दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन्हें साथ में ही वर्क करके सरवाइव करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों वॉश आउट हुए प्रिजनर्स और क्रेट से सामान को इकट्ठा करते हैं। लाइक ब्रॉन्सन एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाता है, देन वाटर लेता है, वो सिगरेट पैक्स भी लेता है क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पीता था। वहीं साइतो भी शूज वगैरह कलेक्ट करता है। रात को साइतो क्रैब्स पकाता है और ब्रॉन्सन को खिलाता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, ऑल्दो इन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी। आई मीन ब्रॉन्सन इंग्लिश में बात कर रहा था और साइतो जापानीज में। नाउ ब्रॉन्सन डिसाइड करता है कि ये लोग अपने चेन्स को तोड़ के आजाद हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए टूल। ब्रॉन्सन इस टूल से चेन्स पे मारने लगता है, लेकिन साइतो उसे गाइड करता है कि टूल को एकदम एज पे मारना होगा टू ब्रेक द चेन। ब्रॉन्सन ऐसा ही करता है जिससे चेन वाकई टूट जाती है और साइतो भी ब्रॉन्सन के चेन को कट करता है। आजाद होने के बाद दोनों खुश थे और इससे कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को अब ट्रस्ट भी करने लग गए थे। तभी एकदम से इन्हें कुछ साउंड्स आते हैं और चेक करने पे दोनों पाते हैं कि इस आइलैंड पे 2 जापानीज सोल्जर और एक प्रिजनर भी पहुंच गए थे। मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों भी लाइफ जैकेट्स की हेल्प से सर्वाइव कर गए होंगे और अब इस आइलैंड पे आए थे। अब क्योंकि ये जापानीज सोल्जर थे तो साइतो ब्रॉन्सन को छिपने कह देता है। ब्रॉन्सन फौरन जंगल में छिप जाता है और कुछ ही देर में ये सोल्जर साइतो को डिस्कवर करके उससे बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि साइतो के आसपास जो सामान वगैरह था वो इस तरह से बिखरा था एज इफ यहाँ पहले 2 लोग थे और ऐसे में इन सोल्जर्स को साइतो पे शक होता है। अब भले साइतो के पैर से चेन निकल गया था, लेकिन वो जो हुक था वो अब भी था और उसे देखकर इन सोल्जर्स को यह भी शक होने लग जाता है कि कहीं साइतो वही शिप वाला गद्दार तो नहीं है। ऐसे में एक सोल्जर साइतो को तलवार की नोक पे रोकता है और दूसरा सोल्जर साइतो के सपोज्ड पार्टनर को जंगल में ढूंढने जाता है। जंगल में ब्रॉन्सन छिपा हुआ था और अपनी चाकू लेके तैयार था, लेकिन तभी ब्रॉन्सन को महसूस होता है कि उसके पास वाले केव से वापस उस सी मॉन्स्टर की आवाज आ रही है। लकीली दूसरा सोल्जर ब्रॉन्सन को ढूंढते हुए इस केव की तरफ जाता है जहां वाकई वो सी मॉन्स्टर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सी मॉन्स्टर इस सोल्जर को पलक झपकते समाप्त कर देता है। इनफैक्ट उसका सर अलग करके फेंकता है। दूसरा सोल्जर अपने पार्टनर का अलग हुआ सर देख के दंग रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ करता, ब्रॉन्सन पीछे से आता है और दूसरे सोल्जर पे हमला करके उसे घायल कर देता है। इसके बाद ब्रॉन्सन और साइतो भागते हैं। वहीं जो एक प्रिजनर था वो सी मॉन्स्टर की आवाज सुन के डरते हुए ओरांग एकान कहने लगता है। ओरांग एकान बेसिकली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है फिशमैन और ये मॉन्स्टर यानी फिशमैन यहाँ आता है और बचे हुए सोल्जर्स को समाप्त करते हुए इस प्रिजनर को भी निपटा देता है। देन ये मॉन्स्टर साइतो और ब्रॉन्सन के पीछे लग जाता है। एक पॉइंट पे ब्रॉन्सन गिर जाता है और ये मॉन्स्टर उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे पहले ये मॉन्स्टर अपनी ताकत और नुकीले नाखून से ब्रॉन्सन को खत्म करती साइतो कटाना से मॉन्स्टर पे हमला करता है जिससे मॉन्स्टर के हाथ पे चोट आती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के साइतो और ब्रॉन्सन भागते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाके ही दोनों स्लिप करते हैं और लुढ़कते हुए काफी नीचे गिरते हैं जिससे दोनों अपना होश खो देते हैं। अब जब इन्हें होश आता है तो दोनों पाते हैं कि ये एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। इनफैक्ट साइतो को तो अच्छी खासी चोट भी आई थी। ब्रॉन्सन भी एक ट्री के ट्रंक पे काइंड ऑफ लटका हुआ था और ये दोनों किसी तरह के वाटरफॉल के करीब थे। स्टिल दोनों एक दूसरे से दूर ही थे। यहाँ दोनों अपने तरीके से धीरे धीरे मेन आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और ब्रॉन्सन तो एक बार एक बड़े से क्रोकोडाइल के बगल में गलती से लेट भी गया था, लेकिन समहाउ क्रोकोडाइल उसे देखा नहीं तो ब्रॉन्सन बच गया। ब्रॉन्सन पानी वगैरह क्रॉस करके ग्रास वाले एरिया में आता है जहां दूर पे वो उसी सी मॉन्स्टर को देखता है। ये सी मॉन्स्टर अपने घाव पे नेचुरल लेप वगैरह लगा रहा था टू हील इट। तभी एकदम से इस सी मॉन्स्टर पे वो बड़ा सा क्रोकोडाइल हमला कर देता है। इन दोनों की पानी के अंदर कुछ देर लड़ाई चलती है जिसके अंत में ये मॉन्स्टर अपने खाली पंजों से क्रोकोडाइल को 2 भाग में बांट देता है। दूसरी तरफ साइतो को एक येलो क्लॉथ जैसा कुछ मिलता है जिसपे नंबर्स लिखे थे, व्हिच मींस कि इस आइलैंड पे प्लेन भी गिरा है और आसपास कहीं एक क्रैश्ड प्लेन जरूर है। आगे बढ़ते हुए साइतो को एक समाप्त मॉन्स्टर दिखता है और उसके बगल में मोस्टली प्लेन का पायलट लटका हुआ खत्म था। इस सीन को देख साइतो समझ जाता है कि जरूर ये पायलट अपने पिस्टल से एक सी मॉन्स्टर के गले में गोली मार के उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन बदले में दूसरी जो मॉन्स्टर है वो उस पायलट को खत्म कर दी होगी। दिस ऑल्सो टेल्स अस कि इस आइलैंड पे 2 सी मॉन्स्टर्स हैं। इनमें एक मेल है और एक फीमेल। मेल यहाँ खत्म पड़ा है, यानी जो सभी ह्यूमंस का शिकार कर रही है वो फीमेल मॉन्स्टर है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल मॉन्स्टर ह्यूमंस को इसलिए खत्म कर रही है क्योंकि ह्यूमंस ने उसके पति को खत्म कर दिया है। तभी तो वो ह्यूमंस को बस खत्म कर रही थी, ना कि ह्यूमंस को खा रही थी। जो भी हो, साइतो यहाँ पायलट की गन ले लेता है, देन वो क्रैश्ड प्लेन को भी लोकेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रॉन्सन को भी प्लेन के ब्रोकन पार्ट्स मिलते हैं और वो भी प्लेन को लोकेट करने की कोशिश शुरू करता है। ब्रॉन्सन भी
शाम तक प्लेन लोकेट कर लेता है और यहाँ वो साइतो से मिल भी जाता है। इस पॉइंट पे साइतो ब्रॉन्सन को पास के एक केव में ले जाता है जहाँ एक्चुअली में इस मॉन्स्टर का अंडा था। जी हाँ, इस अंडे में उस मॉन्स्टर का बच्चा पल रहा था। ये देखते ब्रॉन्सन कहता है कि हमें इस बच्चे को जन्म लेने से पहले ही निपटाना होगा, साथ ही उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। इसके लिए ब्रॉन्सन प्लेन के एक बॉम्ब को उठा के केव में लाता है जो कि अब तक फटा नहीं था। ब्रॉन्सन बॉम्ब के लिवर को निकालने की कोशिश करता है जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो सके, लेकिन ये लिवर काइंड ऑफ फंसा हुआ था। इसके लिए ब्रॉन्सन और साइतो वापस प्लेन के पास जाते हैं क्योंकि प्लेन में कांच तोड़ने के लिए एक्स जैसा कुछ जरूर होता है। यहाँ ये लोग फ्लेयर गन भी चलाते हैं फॉर हेल्प, देन एक्स निकालना शुरू करते हैं, लेकिन फ्लेयर देखिए ये मॉन्स्टर इनके पास आ जाती है और वो दोनों पे हमला कर देती है। साइतो यहाँ अपनी कटाना से और ब्रॉन्सन अपने एक्स से इस मॉन्स्टर को चोटिल करता है। देन ये दोनों एक्स लेके केव के अंदर भागते हैं और बॉम्ब को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर फिर से इन पे हमला करती है और इस हमले में मॉन्स्टर ब्रॉन्सन को बुरी तरह से चोटिल कर देती है। साइतो यहाँ गोली चला के मॉन्स्टर की आंख फोड़ देता है, लेकिन ये मॉन्स्टर हार नहीं मान रही थी। ऐसे में साइतो मॉन्स्टर के अंडे पे गोली चलाता है जिससे मॉन्स्टर का बच्चा गिर के समाप्त हो जाता है। ये देख मॉन्स्टर पूरी तरह से पागल हो जाती है और ब्रॉन्सन यहाँ साइतो से भागने कहता है। ब्रॉन्सन खुद नहीं भागता क्योंकि उसे पता था कि उसे जितनी चोट लग गई है अब वो एनी हाउ नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो केव में रह के ही बॉम्ब पे एक्स से हमला करके उसे एक्टिवेट करने की सोचता है। ब्रॉन्सन यहाँ साइतो को अपना डॉग टैग भी देता है जिसे लेकर साइतो केव से बाहर भागता है। तो फाइनली ब्रॉन्सन बॉम्ब पे एक्स मारता है, लेकिन इनिशियल एक्टिवेशन वर्क नहीं करता। ऐसे में ब्रॉन्सन यहाँ साइतो की चेन कट करने वाली टेक्निक को याद करके एक्स मारता है जिससे फाइनली बॉम्ब फट जाता है। इस धमाके में ब्रॉन्सन नहीं बच पाता, लेकिन साइतो केव से दूर आके बच गया था। लेकिन तभी साइतो को मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, यानी कि मॉन्स्टर भी समहाउ इस ब्लास्ट से बच गई थी। इस पॉइंट पे साइतो भागते हुए सी के करीब जाता है और कुछ देर बाद इंजर्ड मॉन्स्टर भी यहाँ आती है। साइतो यहाँ एक रैंडम दूसरे सोल्जर की लाश को ऐसे सजा दिया था कि मॉन्स्टर को लगा कि वही साइतो है। साइतो पीछे से छिप के निकल के मॉन्स्टर पे कटाना से हमला करता है। साइतो यहाँ मॉन्स्टर को ओवरपावर कर देता है, मोस्टली बिकॉज मॉन्स्टर पहले से ही काफी इंजर्ड थी। एंड में साइतो के पास मॉन्स्टर को खत्म करने का चॉइस था, लेकिन वो मॉन्स्टर को खत्म नहीं करता, रादर कटाना उसके साइड में घूम के चला जाता है। साइतो फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गन में अब फ्लेयर्स नहीं बचे थे। वो वहीं समुद्र के पास चोटिल हालत में लेट जाता है और सीन भी कट होता है। अब अगली सीन यूएसएस फ्लेचर शिप की होती है जिसके अंदर हम इंजर्ड साइतो को देखते हैं। यानी कि दोस्तों साइतो को उस आइलैंड से रिकवर कर लिया गया। ये टाइम 1945 का है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 भी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। साइतो से एक जापानीज और एक एलाइड ऑफिसर सवाल जवाब कर रहे होते हैं और उससे ब्रॉन्सन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि साइतो के पास ब्रॉन्सन की डॉग टैग थी। साइतो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना कहता है कि ब्रॉन्सन उसका दोस्त था। साइतो ब्रॉन्सन को याद करता है और उसकी याद में सिगरेट भी पीता है, क्योंकि ब्रॉन्सन सिगरेट पिया करता था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर क्यों साइतो को सभी जापानीज लोग गद्दार बोल रहे थे। दरअसल साइतो अपने सीनियर ऑफिसर यानी लेफ्टिनेंट को खत्म कर दिया था, क्योंकि उसका लेफ्टिनेंट बहुत बेरहम था और वो अपने ही सोल्जर्स के साथ बहुत निर्दयता से पेश आ रहा था। यानी कि एक तरह से साइतो देश को धोखा वगैरह नहीं दिया था, जस्ट दैट वो अपने ऑफिसर को खत्म किया था उनकी चाल चलन के कारण। इस पॉइंट पे जो ऑफिसर्स थे वो साइतो से पूछते हैं कि क्या उस आइलैंड पे कोई और भी है, और साइतो थोड़ा सोच के नो कहता है। वहीं हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां वो मॉन्स्टर इंजर्ड तो है, लेकिन अब भी जिंदा है। तो फिल्म के शुरुआत में हम मेरी नामक लड़की से मिलते हैं जो कि डियर गैस मार्केट में कैशियर वाले जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है। इस गैस मार्केट के ओनर का नाम एड था और एड और मैरी की बातों से हम मेरी के पास्ट के बारे में जान पाते हैं। दरअसल मेरी जेल होकर आई है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड जेम्स को आग लगा दी थी। मेरी ऐसा इसलिए की थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जेम्स एक सीरियल कातिल है जो कि अब तक 35 औरतों को समाप्त कर दिया है। वो बारिश के वक्त रेन ड्रॉप्स सॉन्ग सुनते हुए लड़कियों को खत्म करता था। इनफैक्ट ऐसा करते वक्त वो मेरी को सब कुछ देखने को कहता था। यही वजह है कि मीडिया में जेम्स को रेन रिपर बोला जा रहा है और मेरी को सब वॉचर बोल रहे थे। अब आग लगने के बाद भी जेम्स खत्म नहीं हुआ था, रादर वो फिलहाल जेल में है और मेरी भी जेल गई थी, लेकिन उसे रिलीज कर दिया गया है क्योंकि वो खुद काइंड ऑफ विक्टिम थी, मतलब ऐसा वो बोल रही थी। सो यस, अब मेरी एक बेसिक जॉब की तलाश में है और एड उसे डियर गैस मार्केट में जॉब दे देता है। जस्ट दैट मेरी को नाइट शिफ्ट करना होगा। तो जॉब पाने के बाद मेरी अपनी फ्रेंड डेबी से मिलती है जो कि मेरी की मदद कर रही है इन सेटलिंग इन। आई मीन डेबी मेरी को ना सिर्फ मेंटली सपोर्ट कर रही है बल्कि वो उसे अपनी कार में लिफ्ट भी देती है जहां कहीं भी मेरी को जाना हो, जैसे अपने घर पे जाना हो या फिर इवन अपने जॉब पे। खैर, तो इसके बाद मेरी अपने घर जाती है जहां उसे बाथरूम में जेम्स के लड़कियों को समाप्त करने वाले कुछ विजन्स आते हैं। इससे मेरी डर के तुरंत दवा खाती है और हम भी उसे समझ पाते हैं कि मेरी इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है कि उसे जेम्स के हैलुसिनेशंस आते हैं। तभी मेरी के घर पे टॉम नामक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि मेरी के पैरोल ऑफिसर थे। यानी कि टॉम ही हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे कि मेरी सोसाइटी में फ्रीली रहने के काबिल है या
या नहीं। टॉम अगर मेरी का नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं तो मेरी को वापस जेल भी हो सकती है। इसलिए टॉम यहाँ मेरी को सावधानी से एक अच्छे नागरिक की तरह अपनी जीवन बिताने कहते हैं। इनफैक्ट टॉम ही मेरी को डियर गैस मार्केट वाली जॉब के लिए रेफर किए थे। अब दोस्तों मेरी यहाँ टॉम से ये बात छिपा लेती है कि उसे अब भी जेम्स के खतरनाक विजन्स आते हैं, क्योंकि मेरी को डर था कि टॉम कहीं उसे मेंटली अनस्टेबल समझ के जेल न भिजवा दे। खैर अगले सीन में मेरी एक पार्क जैसी जगह पे होती है जहाँ वो रेन कोट में किसी अनजान इंसान को देखती है, लेकिन अगले ही क्षण वो इंसान गायब था। इसके बाद मेरी और जेसी लंच पे जाते हैं, जहाँ अगेन मेरी को जेम्स के विक्टिम्स के हेलुसिनेशंस आते हैं। लंच के बाद मेरी घर जाती है, जहाँ उसे किसी लेडी का कॉल आता है जो कि मेरी से कहती है कि तुम मेरी बेटी को समाप्त होते देखी हो। ये सुन के मेरी बहुत डर जाती है एंड देन फोन उठाना बंद कर देती है। अब रात को डेबी मेरी को डियर गैस मार्केट तक छोड़ती है ताकि मेरी अपनी जॉब शुरू कर सके। डेबी यहाँ मेरी के साथ दुकान के अंदर भी आती है ताकि वो भी इस जगह को जांच परख ले। यहाँ शॉप पे बॉबी नामक एम्प्लॉय होता है जो कि मेरी को सब कुछ समझाता है कि यहाँ उसे कैसे काम करना है। इसके बाद डेबी और बॉबी दोनों यहाँ से निकल लेते हैं और हम व्यूअर्स देखते हैं कि जैसे ही डेबी अपने कार में जाती है, एक रेन कोट पहना बंदा डेबी पे हैमर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। देन वो डेबी को घसीट के कहीं ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरी इस डियर गैस मार्केट को एक्सप्लोर करती है एंड देन बाहर स्मोक करने आती है। इस पॉइंट पे हम मेरी के पीछे उसी रेन कोट वाले इंसान को देखते हैं। इसके बाद मेरी को शॉप के फोन पे एक कॉल आता है जहाँ एक औरत पूछ रही होती है कि शॉप कब तक खुला है। मेरी जवाब में ओपन 24 आवर्स कहती है, लेकिन ये औरत बार बार कॉल करके सेम क्वेश्चन पूछे जा रही थी, जिससे मेरी डर जाती है। अब इसके बाद यहाँ पहला कस्टमर आता है जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, और ये ट्रक ड्राइवर मेरी पे लाइन मारने लगता है। मेरी उसके एडवांसेस को रिजेक्ट करती है और इसके बाद ट्रक ड्राइवर चला जाता है, लेकिन वो अपना क्रेडिट कार्ड यहीं भूल गया था। मेरी भागकर उसका क्रेडिट कार्ड लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक ट्रक ड्राइवर जा चुका था। तभी यहाँ बॉबी वापस आता है, क्योंकि दुकान का मालिक एड बॉबी से कहा था कि उसे मेरी को चेक करते रहना है, क्योंकि आज मेरी का पहला वर्किंग डे है। यहाँ बॉबी और मेरी बातचीत करना शुरू करते हैं, जहाँ बॉबी हल्के से पूछ लेता है कि मेरी किस बात के लिए जेल गई थी। ये सुन के मेरी उसे अपना पास्ट बताती है। मेरी रिवील करती है कि इनिशियली उसे मालूम नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड जेम्स एक कातिल है, लेकिन एक बार जब मेरी उसके घर गई तो घर में गंदी स्मेल आ रही थी। चेक करने पे बेसमेंट में मेरी को लोगों की लाश दिखी और तभी जेम्स भी वहां आ गया, जो कि देख लिया कि मेरी को सब कुछ पता चल चुका है। तब से जेम्स मेरी के सामने ही लड़कियों को खत्म करता था और मेरी को जबरदस्ती ये सब देखने को कहता था। मेरी इन सब बातों की पुलिस से कंप्लेंट नहीं कर पाई, क्योंकि जेम्स उसे धमका रहा था कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो उसे भी खत्म कर देगा। इस सब से मेरी इतना ट्रॉमेटाइज्ड हुई कि एक रात जब जेम्स सो रहा था तब वो घर में ही आग लगा दी। इस आग में जेम्स अच्छा खासा जल गया और मेरी को भी चोट आई। स्टिल जेम्स बच गया, ऑल्दो उसे पुलिस पकड़ के ले गई है और फिलहाल जेम्स जेल में है। खैर तो ये सब बातों के बाद बॉबी वापस चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब जैसे ही बॉबी गाड़ी से निकलता है, वो रेन कोट पहना आदमी बॉबी पे भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है। खैर स्टोर में मेरी को वापस कॉल आता है और इस बार कॉल पे वही रेन ड्रॉप वाली सॉन्ग प्ले होती है, जो कि जेम्स का फेवरेट सॉन्ग था। वही सॉन्ग जो कि जेम्स बजाता था लड़कियों को समाप्त करते वक्त। इससे मेरी काफी डर जाती है और तभी स्टोर में कुछ कस्टमर्स आते हैं। ये कस्टमर्स मेरी को बताते हैं कि बाहर वाला वॉशरूम क्लॉग हो चुका है। मेरी वॉशरूम चेक करने जाती है, जहाँ कमोड में मेरी को डेबी का लाइसेंस गिरा मिलता है। फिर एकदम से मेरी हैलुसिनेट करती है, जहाँ उसे कमोड से खून निकलता दिखता है। देन कुछ घोस्टली हैंड्स उसे पकड़ते हैं और उसे जेम्स के कुछ विक्टिम्स भी दिखती हैं इत्यादि। लेकिन मेरी यहाँ खुद को कंट्रोल करती है, जिससे ये विजन्स गायब हो जाते हैं। इसके बाद मेरी वापस से काउंटर पे जाती है, जहाँ मेरी को विजिट करने इंस्पेक्टर टॉम आए थे। टॉम यहाँ मेरी से बातचीत करते हैं लाइक हाउस द जॉब एंड ऑल, जिसके बाद टॉम चले जाते हैं। अब टॉम के जाते ही मेरी को यहाँ वही रेन कोट वाला इंसान दिखता है, हु वाज नन अदर देन जेम्स। जी हाँ दोस्तों, मेरी को लगता है कि ये उसका हेलुसिनेशन है, लेकिन जेम्स यहाँ मेरी को एक थप्पड़ भी मारता है। जेम्स कहने लगता है कि वो रियल है और यहाँ जेम्स मेरी को ही ब्लेम करता है, सेइंग कि मेरी को वो सब देखना पसंद था और मेरी कभी उसे गलत करने से रोकी नहीं। इस पॉइंट पे मेरी कहती है कि वो अपने पैरोल ऑफिसर टॉम को कॉल करके बुला लेगी और ये सुनते जेम्स वाज लाइक कि आर यू श्योर कि मैं रियल हूँ, बिकॉज इफ आई एम नॉट रियल और तुम टॉम को कॉल करोगी तो टॉम समझ जाएगा कि तुम्हें हेलुसिनेशंस होते हैं। ये सुन के मेरी अपनी आंखें बंद कर लेती है, ताकि अगर ये सब मात्र एक विजन है तो ये खत्म हो जाए। जब मेरी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने एक लेडी को देखती है जो कि सिमिलर रेन कोट में थी। ये लेडी फ्यूल लेने आई थी और इस लेडी की बातों से और आवाज से मेरी समझ जाती है कि फोन पे यही लेडी मेरी को बार बार कॉल कर रही थी। खैर लेडी के बाहर जाने के बाद मेरी नोटिस करती है कि डेबी की कार अब तक बाहर ही थी। मेरी कार चेक करने जाती है, जहाँ कार की विंडशील्ड पे खून से लिखा था यू लाइक टू वॉच। ये देख मेरी बहुत डर जाती है और वो तुरंत बॉबी टॉम सबके फोन पे कॉल घुमा के यहाँ आने का मैसेज छोड़ देती है। इसके बाद मेरी स्टोर के वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो डेबी और बॉबी को बंधा पाती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जेम्स वाकई वापस आ गया है और वही सब पे हमला कर रहा है। मेरी फौरन मदद के लिए चिल्लाती है और ऐसे में शॉप के अंदर वही रेनकोट वाली लेडी आती है। अब ये लेडी मेरी पे ही हमला कर देती है। क्यों? क्योंकि ये लेडी जेम्स की एक विक्टिम की माँ थी और इस लेडी के हिसाब से मेरी भी एक कातिल है, एटलीस्ट कातिल के सपोर्टर तो है। इसीलिए
इसीलिए वो मेरी को फोन पे परेशान कर रही थी। देन मेरी का वर्किंग शेड्यूल हासिल की और अब ये लेडी फाइनली मेरी पे हमला कर रही थी। ये लेडी मेरी को समाप्त भी कर देती अगर एन वक्त पे ऑफिसर टॉम ना आ जाते। टॉम यहाँ इस लेडी को खत्म कर देते हैं जिससे मेरी बच जाती है। अब दोस्तों टॉम बताते हैं कि जिस जेल के अंदर जेम्स था वहाँ लाइट वगैरह की कुछ तो इशू हुई है और उसका फायदा उठा के कई प्रिजनर्स भाग निकले। उनमें से एक जेम्स भी था और अब जेम्स शायद मेरी से अपना बदला लेने आया है। अब इससे पहले टॉम कुछ और कर पाते, जेम्स उनके पीछे आता है और उन पे हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वो मेरी पे हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। बेहोशी की हालत में मेरी को सपना आता है कि जेम्स उसके ऊपर फ्यूल डाल रहा है। तभी मेरी की आंख खुलती है और वो खुद को बंधा पाती है। नाउ उसके सामने 3 और लोग बंधे थे, हु वर टॉम, बॉबी एंड डेबी। जेम्स भी यहीं पे था और वो मेरी से कहने लगता है कि वो मेरी से प्यार करता है और उसे पता है कि मेरी को जेम्स के ये कारनामे देखना पसंद है। मेरी रोते हुए मना करती है और ऐसे में जेम्स उसके सामने टॉम को समाप्त कर देता है। देन वो मेरी से आई लव यू कहने बोलता है वरना वो डेबी को निपटा देगा। डरते हुए मेरी उसे आई लव यू कहती है लेकिन फिर भी जेम्स डेबी को भी समाप्त कर देता है। अब इससे पहले जेम्स बॉबी को खत्म करता कोई तो शॉप पे आता है और ये सुनते ही मेरी चिल्लाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों शॉप पे कोई और नहीं बल्कि वो ट्रक ड्राइवर आया था और जेम्स उसको निपटाने स्टोर फ्रंट पे जाता है। जेम्स के जाते मेरी किसी तरह खुद को आजाद करती है। दिन वो बॉबी को भी आजाद करती है। बॉबी बताता है कि एड एक लॉकर में गन रखता है और मेरी फौरन उस लॉकर से गन निकाल लेती है। फिर वो गन लेके वेट करने लगती है कि जैसे ही जेम्स आएगा वो उस पे गन चला देगी। वहीं ट्रक ड्राइवर नोटिस करता है कि शॉप में खून के छींटे थे और ऐसे में वो 911 पे कॉल करके पुलिस बैकअप मंगवा लेता है। तभी एकदम से जेम्स उस पे हमला कर देता है और ट्रक ड्राइवर भागते हुए उस रूम की तरफ जाता है जिस रूम के अंदर मेरी और बॉबी थे। मेरी को लगता है कि जेम्स दरवाजे पे आया है और ऐसे में वो गोली चला देती है। इससे ट्रक ड्राइवर भी समाप्त हो जाता है और जब मेरी को पता लगता है कि वो गलती से ट्रक ड्राइवर को ही खत्म कर दी है तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। स्टिल मेरी और बॉबी यहाँ से भागने की सोचते हैं लेकिन जेम्स बॉबी पे हमला करके उसे भी निपटा देता है। इस भागम भाग में मेरी स्टोर से बाहर जा पाती है और बाहर अब तक एक पुलिस वाला आ चुका था। वो मेरी को अपने कार में बिठाता है और बैकअप बुलाने लगता है कि तभी जेम्स कार के पास आके पुलिस वाले को भी खत्म कर देता है। मेरी अगेन कार से निकल के भागती है और वो पास की एक जंकयार्ड जैसी जगह पे पहुंच जाती है और वहां से एक शवल उठा लेती है। देन वो छुपते हुए इसी शवल से जेम्स पे हमला करती है और वापस स्टोर की तरफ भागती है। लेकिन जेम्स को इस हमले से कुछ नहीं होता। इनफैक्ट टोटल जेम्स मेरी के पीछे पीछे वापस स्टोर में आता है और इस पॉइंट पे मेरी स्टोर में लगे डियर के हेड को उठा चुकी थी। ये डियर हेड एक्चुअली में एड का शिकार किया हुआ डियर था और तभी इस जगह का नाम शायद डियर गैस मार्केट भी था। जो भी हो मेरी यहाँ डियर के जो सिंग होते हैं ना एंटलर्स, उससे जेम्स पे हमला करके उसे काफी ज्यादा चोटिल कर देती है। देन मेरी रेंगते हुए फोन उठाती है और फोन पे 911 डायल करने का सोचती है लेकिन एकदम से वो कॉल नहीं लगाती। जेम्स और मेरी दोनों यहाँ चोटिल हालत में थे और ऐसे में मेरी अपना होश खो देती है। अब अगली सुबह जब मेरी को होश आता है तो जेम्स आसपास नहीं था। मेरी किसी तरह उठ के स्टोर से बाहर जाती है और यहाँ से भाग निकलती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम मेरी को किसी लूना सैलून में काम करते देखते हैं और यहाँ मिरर में फिर से उसे जेम्स के रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक कपल से मिलते हैं जिनका नाम टिम और ओलिविया है। टिम एक गेम डेवलपर है और ओलिविया एक आर्किटेक्ट है। हमें इनके कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि टिम और ओलिविया हमेशा से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिर ओलिविया प्रेग्नेंट हुई और अनफॉर्चुनेटली इनका बच्चा डिलीवरी के वक्त नहीं बचा। ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था जिसके बाद से टिम और ओलिविया की रिलेशनशिप में थोड़ी दरारें आ गई हैं। जहां ओलिविया इस ट्रॉमा से आगे बढ़ना चाहती है, इसे डिस्कस करना चाहती है ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट ले सके, वहीं टिम अब ओलिविया पे ध्यान नहीं देता, बस अपनी गेम डेवलपमेंट वाले काम में लगा रहता है। अब यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हम इनके घर में एक मक्खी को, फ्लाई होता है ना, उसे देख पाते हैं जिसे टिम ग्लास में बंद करके खिड़की से बाहर करना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। इस बात का स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन थियरी सेक्शन में हम इस पे बात करेंगे। एनीवेज एक दिन टिम और ओलिविया लंच टाइम पे बाहर जाते हैं जहां हम समझ पाते हैं कि इनकी बिल्डिंग का रेनोवेशन पिछले 3 महीने से चल रहा है। फ्रीडमैन नाम का एक बंदा रेनोवेशन कर रहा था जो कि बताता है कि फाइनली आज रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि इनके पास कहीं नेबरहुड में यानी कि हार्बर स्ट्रीट जो है वहां पे आग लग गई थी। इसे इग्नोर करते हुए टिम ओलिविया आगे बढ़ते हैं जहां ओलिविया रिवील करती है कि वो एक छोटी सी वैन ले आई है। दरअसल टिम और ओलिविया इस वैन को पहले ओन किया करते थे जब इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। ओलिविया वाज प्लानिंग कि अभी के अभी टिम और वो अपनी जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ से पेरिस के लिए निकल लेंगे और कुछ महीने इधर उधर घूमते हुए अपने रिलेशनशिप को सुधारने में लगाएंगे। इनफैक्ट ओलिविया तो ऑलरेडी अपनी जॉब
जॉब क्विट कर चुकी थी, लेकिन टिम एकदम से मना करता है, सेइंग कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसे अपनी गेम कंप्लीट करनी है। इस बात से ओलिविया बिल्कुल खुश नहीं होती। अब उस रात टिम की जब नींद खुलती है तो वो पाता है कि ओलिविया अकेले ही ट्रिप पे निकल रही थी। इनफैक्ट वो कह देती है कि टिम और उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही ओलिविया मेन डोर को ओपन करती है, वहां एक अजीब शेप से बना हुआ सॉलिड वॉल था। इस अजीब वॉल को हम लोग ब्रिक कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि फिल्म का नाम ब्रिक है और नॉर्मल वॉल्स को वॉल ही कहेंगे। सो यस, इस ब्रिक को देख के ओलिविया और टिम दोनों आश्चर्य में थे और जल्दी नहीं पता लगता है कि इनके घर के हर एक ओपनिंग पे ये ब्रिक आ चुकी थी, जैसे कि दूसरे दरवाजों पे, इवन खिड़की पे। ये दोनों ब्रिक पे ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस ब्रिक पे एक स्क्रैच तक नहीं आती। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग घर के नॉर्मल वॉल को ड्रिल करके घर से निकलने की सोचते हैं, लेकिन नॉर्मल वॉल्स के पीछे भी ये ब्रिक थी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो इन ब्रिक्स ने पूरे बिल्डिंग को बाहर से घेर लिया है। इसके कारण इनके फोन्स में ना तो कोई रिसेप्शन आ रहा था, ना ही इनका वाईफाई काम कर रहा था। ब्रिक में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जरूर थे, क्योंकि फोन को इसके पास ले जाने पे फोन ग्लिच कर रही थी। इसी दौरान टिम और ओलिविया को इनके बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आती हैं और ये लोग साइड वाली शेयर्ड वॉल को ड्रिल करते हैं। वहां भी दो लोग फंसे थे जिनका नाम मार्विन और एना था। ये दोनों बार्सिलोना से थे और घूमने फिरने इस जगह पे एयरबीएनबी करके आए थे और अब ये दोनों भी ब्रिक के कारण फंस चुके थे। इस पॉइंट पे आप पूछ सकते हैं कि ये वाला वॉल ड्रिल कैसे हुआ। वेल, बिल्डिंग के अंदर कोई भी वॉल्स एंड फ्लोर्स तोड़े जा सकते हैं, मतलब नेबर का शेयर्ड वॉल ड्रिल किया जा सकता है या फ्लोर को तोड़ के आप नीचे वाले फ्लोर पे जा सकते हैं, लेकिन हर उस जगह पे ब्रिक होगी जहां से आप बिल्डिंग के बाहर जाने का सोचेंगे, जैसे कि मेन डोर, विंडोज वगैरह वगैरह। खैर, आगे हम समझ पाते हैं कि मार्विन ड्रग्स वगैरह लेता है और वो बहुत ज्यादा इंपल्सिव है, लेकिन वो दिल से वैसा कोई बुरा आदमी नहीं है। टिम और ओलिविया डिस्कवर करते हैं कि हर अपार्टमेंट में जो ब्रिक डोर को ब्लॉक कर रहा है उसमें 4 स्क्वायर्स एरिया है जहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा हाई है। टिम और ओलिविया इन स्क्वायर्स में मेटल की चीजें चिपका देते हैं, लाइक स्पून, नाइफ एंड ऑल दैट, लेकिन एकदम से ये डोर इन चीजों को रिपेल करती है, जिससे कई नुकीली मेटल की चीजें टिम के बैक में पियर्स करती हैं। इससे टिम थोड़ा चोटिल होता है, लेकिन ओलिविया तुरंत ही उसका फर्स्ट एड करती है। इसके बाद टिम को एहसास होता है कि बाजू वाली अपार्टमेंट में मार्विन ड्रग्स लेके हाई हो चुका है और ऐसे में टिम वॉल के अंदर इंसान के पास होने जितना बड़ा होल करके मार्विन को कंट्रोल करता है। वो मार्विन के हाथों को बांध देता है, बट लाइक आई सेड बिफोर, मार्विन इंसान बुरा नहीं था, ना ही वो किसी को हर्ट किया था, बस उसे नशा करने की गंदी आदत थी। अब टिम को एक रूम में हथौड़ा मिल जाता है जिससे वो ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है, बट अगेन ब्रिक पे खरोंच तक नहीं आती। इस पॉइंट पे ओलिविया याद करती है कि ये बिल्डिंग ओरिजिनली 1897 के दौरान बनी थी और तब इस बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड बंकर था जिसे आप एयर रेड शेल्टर भी कह सकते हैं। वो शेल्टर शहर के सूअर से कनेक्टेड था, यानी कि अगर ये लोग फ्लोर्स तोड़ के नीचे जाए बेसमेंट में एंड देन उस शेल्टर तक पहुंच सके तो वहां से सूअर से निकल के शायद बाहर निकल पाएंगे। बस फिर क्या था, ये लोग सेकंड फ्लोर को तोड़ के नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर एरिया में पहुंचते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लिया नामक लड़की और उसके दादाजी ऑसवाल्ड रहते थे एंड एज एक्सपेक्टेड इनका भी अपार्टमेंट ब्रिक से ब्लॉक्ड था। ऑसवाल्ड यहाँ पिस्टल निकाल के सबको धमकाने लगते हैं, क्योंकि ऑसवाल्ड को लग रहा था कि इन केस ये लोग हमेशा के लिए फंस चुके हैं तो फूड सप्लाईज रहना जरूरी है और ऑसवाल्ड अपने सप्लाईज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लिया उन्हें चिल होने को कहती है, जिसके बाद सभी मिलकर फर्स्ट फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं ताकि सभी ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच सके। इसी दौरान टिम नोटिस करता है कि अभी अभी जब ये लोग सेकंड फ्लोर को तोड़े थे तो उसके साथ स्मोक डिटेक्टर भी टूटा था। इस स्मोक डिटेक्टर के अंदर एक कैमरा था। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग के हर एक स्मोक डिटेक्टर में कैमरा भी था, यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इवन इफ अगर लोग आपस में इंटीमेट हुए होंगे तो वो फुटेज भी रिकॉर्ड हुआ होगा। ऐसे में ये लोग फ्लोर तोड़ने के बजाय बगल वाले अपार्टमेंट वॉल को तोड़ते हैं, क्योंकि बगल वाले अपार्टमेंट में फ्रीडमैन रह रहा था और फ्रीडमैन ही तो रेनोवेशन करवाया था, तो शायद कैमरा भी वही लगाया होगा। सभी फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां फ्रीडमैन मृत पड़ा हुआ था। इनफैक्ट उसके हाथ भी कटे हुए थे। ये देख सभी चौंक जाते हैं और टिम नोटिस करता है कि पास में ही फ्रीडमैन का फोन अनलॉक्ड पड़ा था और फोन के अंदर ब्रिक की कई फोटोज थी। देख कैसा लग रहा था मानो फ्रीडमैन ब्रिक को खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसकी ये हालत हुई थी। खैर, इसके बाद सभी फर्स्ट फ्लोर को तोड़ने में लग जाते हैं और अचानक से पूरा फ्लोर टूट जाता है, जिससे कुछ लोग नीचे गिरते हैं। थैंकफुली किसी को ज्यादा चोट नहीं आती और ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग यूरी नामक इंसान से मिलते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही चिल था। अब आइडियली ये अपार्टमेंट एंटोन नाम के एक बंदे का था, लेकिन यूरी कहता है कि वो एंटोन का दोस्त है। यूरी के हिसाब से ब्रिक आने के बाद एंटोन को हार्ट अटैक आ गया, जिससे वो चल बसा। अब ये हार्ट अटैक शायद ब्रिक के करीब जाने से हुआ होगा, क्योंकि एंटोन के दिल में पेसमेकर था और ब्रिक से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, तो शायद उसके कारण पेसमेकर खराब हो गया होगा। ना यूरी की बातें लॉजिकल तो थी, लेकिन यूरी के हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि यूरी सच बोल रहा है। हालांकि एंटोन की लाश कमरे में पड़ी हुई जरूर थी। इस पॉइंट पे यूरी एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। उसके हिसाब से ये ब्रिक प्रोटेक्शन लेयर है जो कि ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया गया है।
मोस्ट प्रोबेबली बाहर कुछ अनर्थ हुआ है, लाइक एलियन इन्वेजन हुआ होगा, या फिर किसी तरह का न्यूक्लियर या एयर अटैक, या फिर बायो कंटामिनेशन, और इसी से हमें बचाने के लिए ये ब्रिक्स निकल आए हैं। ये ब्रिक्स इतने एडवांस्ड है कि शायद ये किसी भी अटैक को झेल जाए, या फिर इवन बाहर के कंटामिनेटेड एरिया को फिल्टर कर रहे हो जिससे हम अंदर सुरक्षित हैं। तो हमें यहाँ से निकलने के बजाय अंदर चिल करना चाहिए, एज बाहर किसी तरह का भी खतरा हो सकता है। नाउ बाकी लोग यूरी की बात नहीं सुनते, रादर ग्राउंड फ्लोर को भी ब्रेक करके बेसमेंट में जाते हैं ताकि ये लोग शेल्टर के थ्रू सीवर्स में निकल सकें। बट टू देयर डिसअपॉइंटमेंट शेल्टर के डोर के बाहर भी ब्रिक था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब कि इनके निकलने का कोई उपाय नहीं था। और ऐसे में मार्विन चिल्लाना शुरू कर देता है। ऑसवाल्ड यहाँ गन दिखा के मार्विन को शांत करते हैं, लेकिन मार्विन एकदम से उनका गन लेता है और वो ब्रिक पे गोलियां चला देता है। अब ब्रिक मैग्नेटिक थी तो वो बुलेट्स को रोक लेती है और इन बुलेट्स को वापस रिपेल करती है। टिम सभी को झुकने कहता है और सब झुक भी जाते हैं एक्सेप्ट मिस्टर ऑसवाल्ड। जी हाँ दोस्तों, रिपेल हुई एक गोली मिस्टर ऑसवाल्ड को लग जाती है जिससे वो नहीं बच पाते। ऑसवाल्ड के खत्म होने से लिया पूरी तरह टूट जाती है। वो मार्विन को इसके लिए ब्लेम करती है। वहीं ऊपर हम यूरी को स्माइल करते हुए देखते हैं। खैर इसके बाद सभी ग्राउंड फ्लोर पे जाके उदास बैठे होते हैं और यूरी अब भी इन्हें कन्विंस कर रहा होता है कि कैसे ब्रिक्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें यहाँ से निकलने का नहीं सोचना चाहिए। सभी यहाँ अपनी लाइफ की ट्रेजिक कहानियां शेयर करते हैं। लाइक एना जब 15 साल की थी तो वो 2 मिनट के लिए खत्म हो गई थी, लेकिन फिर समहाउ वापस आई। लिया बताती है कि 2 साल पहले उसकी मॉम कैंसर के कारण चल बसी थी और आज उसके ग्रैंडपा ऑसवाल्ड नहीं रहे, जिसके लिए वो मार्विन को ब्लेम करती है। यूरी कहता है कि वो एक पुलिस वाला है तो ऐसे में उसने एक बार किसी अपराधी को खत्म किया था। यही सब ग्रीविंग चीजें शेयर करते हुए टिम और ओलिविया की प्रेगनेंसी लॉस वाली बात सामने आ जाती है, जिसके बाद दोनों वापस झगड़ने लगते हैं। झगड़ा शांत होने के बाद सभी एक बार फिर यहाँ से निकलने का सोचते हैं। इन्हें यहाँ एंटोन के कुछ नोट्स मिलते हैं जिसे समझना बहुत मुश्किल था। आई मीन उसमें कुछ साइंटिफिक वैल्यूज लिखे हुए थे, लेकिन इन नोट्स की ड्राइंग्स वगैरह से एक बात क्लियर थी कि एंटोन ब्रिक को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ओलिविया को यहाँ एंटोन का कार्ड भी मिलता है जिससे पता चलता है कि एंटोन इप्सिलॉन नैनो डिफेंस नामक कंपनी में काम करता है। नाउ ये कंपनी हार्बर स्ट्रीट में थी जहां आग लगी थी, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आग इसी इप्सिलॉन कंपनी में लगी थी। इनफैक्ट इन ब्रिक्स का अपने आप हर जगह आना भी उसी से रिलेटेड होगा और तभी एंटोन इन ब्रिक्स को शायद खोल सकता था क्योंकि वो उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। अब दोस्तों ये सब एक गेस वर्क है जिसकी रियलिटी हमें आगे पता चल ही जाएगी। फॉर नाउ टिम फाइंड आउट करता है कि एंटोन के घर का एक कमरा छोटा था। जल्दी टिम को यहाँ एक हिडन डोर मिल जाता है और टिम इस डोर को ओपन करने का रिमोट भी ढूंढ लेता है। रिमोट पे फिंगरप्रिंट्स देख के टिम कुछ कॉम्बिनेशन लगाता है जिससे फाइनली डोर अनलॉक हो जाती है। नाउ इस हिडन रूम के अंदर पूरा कंप्यूटर सेटअप था और स्क्रीन पे डिफरेंट कैमरास के फीड थे। जी हाँ, वही कैमरा जो कि अपार्टमेंट के स्मोक डिटेक्टर्स पे लगे हुए थे। सभी लोग कैमरा के रिकॉर्डिंग्स को चेक करना शुरू करते हैं और इसी दौरान लिया अकेले उस कमरे में थी जिसमें एंटोन की लाश थी। लिया यहाँ एंटोन के नोट्स को चेक कर रही थी एंड देन वो एंटोन के गले में लगे स्कार्फ को हटाती है। एंटोन के गले पे क्लियर ब्रूज मार्क्स थे, यानी एंटोन हार्ट अटैक की वजह से समाप्त नहीं हुआ था, रादर कोई उसे समाप्त किया था। और ये यूरी के अलावा और कौन ही हो सकता है क्योंकि यूरी ही उसके साथ था। अब इससे पहले लिया इस बारे में किसी और को बताती, यूरी इस कमरे में आता है और वो लिया को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ सभी फुटेज देख रहे थे और मार्विन लिया को खोजने एंटोन वाले कमरे में जाता है। वहाँ वो लिया को समाप्त पाता है और तभी यूरी मार्विन पे हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले वो मार्विन को खत्म कर पाता दूसरे लोग फुटेजेस में देख लेते हैं कि यूरी ही एंटोन को खत्म किया था। ऐसे में सभी इस कमरे में आके न सिर्फ मार्विन को बचाते हैं बल्कि वो यूरी पे हमला करके उसे बंदी भी बना लेते हैं। लेकिन इतनी देर में यूरी उन पेजेस को जला दी थी जिसपे एंटोन के नोट्स थे और शायद उन्हीं को स्टडी करके पॉसिबली ब्रिक को ओपन किया जा सकता था। खैर ये लोग यूरी को पीटते हुए उससे यहाँ से निकल पाने की सीक्रेट उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी इन्हें कुछ नहीं बताता। ऐसे में टिम और बाकी लोग एंटोन की फुटेजेस देखना शुरू करते हैं और वहाँ टिम पाता है कि एंटोन किसी तरह की कोडिंग कर रहा था और वो इस कोड को अपने फोन में ट्रांसफर किया था। बेसिकली ये कोडिंग किसी ऐप के लिए थी जिसकी मदद से शायद ब्रिक को ओपन किया जा सके, बट द प्रॉब्लम वाज कि एंटोन के फोन को यूरी तोड़ दिया था। स्टिल टिम एंटोन के टूटे फोन को रिकवर करता है और वो कोडेड ऐप को किसी तरह अपने फोन में ट्रांसफर करता है। इससे फाइनली इप्सिलॉन की ऐप टिम के फोन में चल जाती है और ये ऐप ब्रिक को स्कैन कर पा रही थी जैसे हम किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। ब्रिक के 4 स्क्वायर्स को ऐप हाईलाइट कर रही थी और हर स्क्वायर को प्रेस करने पे फोन फ्लैश होती थी। किसी स्क्वायर पे 1 फ्लैश होता, दूसरे पे 2 फ्लैश, तीसरे पे 6 फ्लैश और चौथे पे 8 फ्लैशेस। नाउ फोन पे चारों स्क्वायर्स को रैंडमली एक के बाद एक प्रेस करने पे ब्रिक अजीब तरह से लिक्विफाई हो जाता है। एना इसे टच करती है लेकिन एकदम से ब्रिक वापस से सॉलिडिफाई होने लग जाता है। एना को सब बाहर खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रिक एना को अंदर खींच रही थी। फिर एकदम से ब्रिक वापस ओरिजिनल स्टेट में आती है और एना का फंसा हुआ शरीर कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इससे एना समाप्त हो जाती है और मार्विन पूरी तरह से भड़क जाता है। मार्विन यहाँ गन उठाता है और यूरी पे चला देता है क्योंकि यूरी ये सब एंजॉय कर रहा था। देन मार्विन खुद को भी
समाप्त कर लेता है। इस सीन से एक और बात क्लियर होती है कि इस ब्रिक को खोलने के चक्कर में शायद फ्रीडमैन भी समाप्त हुआ होगा, क्योंकि उसके भी दोनों हाथ कटे हुए थे। इस पॉइंट पे सिर्फ टिम और ओलिविया बचे थे और ऐसे में दोनों बैठ के अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। टिम अग्री करता है कि वो ओलिविया से डिस्टेंट हो गया था और अब से ये दोनों अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, ये लोग फाइनली अपने रिलेशनशिप को वापस ठीक कर लिए थे, बट द प्रॉब्लम वाज कि ये लोग तो अब इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। तभी टिम को एक आइडिया आता है। टिम समझ पाता है कि फोन के ऐप में जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही प्रेस करना होगा टू ओपन द ब्रिक, वरना ये ब्रिक ऐसे ही लोगों को काट देता है। ऐसे में टिम वापस से एंटोन की फुटेज देखता है जिसमें फ्लैशेस भी नजर आ रहे थे। टिम और ओलिविया देख लेते हैं कि कितने फ्लैशेस पहले हुए थे और कितने फ्लैशेस बाद में, और वो लोग स्क्वायर से इन फ्लैशेस को मैप कर लेते हैं। लाइक किस स्क्वायर को दबाने पे कितने फ्लैशेस होंगे और किस ऑर्डर में स्क्वायर को दबाना है टू ओपन द ब्रिक। इन शॉर्ट, इन्हें सीक्वेंस या पासवर्ड मिल गया था और फाइनली ये लोग ब्रिक को ओपन करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यूरी एकदम से होश में आता है। जी हाँ, वो मरा नहीं था गोली लगने के बाद भी, और वो अपने बंधन को तोड़ता है और फिर से इन पे हमला कर देता है। यूरी यहाँ टिम और ओलिविया दोनों पे हमला कर चुका था और ये लोग भाग के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ ओलिविया करेक्ट सीक्वेंस में स्क्वायर्स दबाती है, जिससे वाकई में ब्रिक ओपन हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक यूरी टिम को खत्म ही करने वाला था। अब ओलिविया के पास चॉइस था कि वो टिम को छोड़ के भाग सकती थी, लेकिन ओलिविया ऐसा नहीं करती। वो यूरी पे हमला करके उसे गिरा देती है। देन ओलिविया और टिम फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकल पाते हैं। नाउ बाहर ये दोनों देखते हैं कि शहर की हर एक बिल्डिंग इस ब्रिक से कवर्ड थी और पूरा शहर खाली था। तभी इन्हें अपनी वैन दिखती है जिसे ओलिविया खरीद के ले आई थी, और इसमें ही बैठ के दोनों निकल लेते हैं। वहीं बैकग्राउंड में हम नेशन के दूसरे स्टेट्स की हेलीकॉप्टर्स और जेट्स को देखते हैं, जो कि पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस शहर में हुआ क्या है। अनाउंसमेंट्स में हम सुन पाते हैं कि एप्सिलॉन डिफेंस में आग लगने की वजह से एक सीरियस डिफेंस माल फंक्शन हुआ, जिस वजह से ये ब्रिक्स पूरे शहर को कवर कर लिए हैं। घर के अंदर के सभी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन बाहर वाले लोग शायद सेफ्टी तक पहुंच गए हैं। अथॉरिटीज आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस, और फाइनल सीन में हम पहले सीन वाले मक्खी को देखते हैं, जो कि टिम और ओलिविया के साथ फ्री हो चुका है। फिल्म के शुरुआत में हम एरियल एक्टन नामक एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं, जो कि प्रिंट मीडिया में काम करती है। एरियल 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही है, लेकिन उसे अकेले किसी बड़े आर्टिकल को लिखने का मौका नहीं मिला है, जबकि एरियल के आइडियाज अक्सर अच्छे होते हैं। एरियल का बॉस स्टैन सलिवन भी उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है और उसके आइडिया पे दूसरों को लिखने कह देता है। अब एक दिन पता चलता है कि 1990s का एक पॉप सुपरस्टार एल्फ्रेड मोरेटी अपना कमबैक कर रहा है आफ्टर 30 इयर्स। जी हाँ, मोरेटी को लोग आज तक का सबसे बड़ा स्टार मानते थे और उसकी कई सिंगल्स हमेशा चार्ट पे नंबर 1 ही रही थी। लेकिन फिर अचानक से मोरेटी गायब हो गया था, लेकिन अब जाके 30 साल बाद वो अपनी एक नई एल्बम लॉन्च करने वाला था। नाउ टिपिकल स्टाइल में पहले मोरेटी का एजेंट सोल डैड यूसुफ नए एल्बम को अनाउंस करता है और इस अनाउंसमेंट से चारों तरफ हंगामा मच जाता है। वो ये भी बताता है कि रिलीज से पहले मोरेटी कुछ चुनिंदे लोगों को इनवाइट करेगा और उनके लिए एल्बम एक्सक्लूसिवली प्ले करेगा। नाउ ये इनवाइट मीडिया के कुछ जाने माने लोगों को जाता है, जिनके बारे में मैं आपको तुरंत बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनवाइट एरियल के बॉस सलिवन को भी आया था। अब सलिवन को इनवाइट मिलना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो बड़े प्रिंटिंग प्रेस कंपनी को चलाता था। बट व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड इज कि इनवाइट एरियल को भी आता है। जी हाँ, वही एरियल जो कि सिर्फ 3 साल से मीडिया इंडस्ट्री में है और ऐसा कुछ बड़ा लिखी भी नहीं है। बस फिर क्या था, एरियल और सलिवन इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं और मोरेटी इन्हें प्राइवेट प्लेन से फ्लाई करवाता है टू द नियरेस्ट एयर बेस फ्रॉम हिज प्लेस। वहां मोरेटी का एक आदमी यॉग इन्हें वेलकम करता है और फिर इन दोनों को बस में बैठने बोलता है, ताकि ये बस इन्हें मोरेटी के लोकेशन तक लेके जा सके। इस बस में हम बाकी लोगों से मिलते हैं जिन्हें मोरेटी की इनविटेशन मिली थी। ये थी टॉक शो होस्ट क्लारा, देन पैपराज़ा बियांका, रेडियो शॉक जॉक बिल और इन्फ्लुएंसर एमिली। तो इन सबको बस में मोरेटी के यूटा वाले कंपाउंड की तरफ ले जाया जाने लगता है और रास्ते में एरियल वही किताब पढ़ रही थी जो कि इनकी इन्विटेशंस के साथ आया था। इस किताब की एक लाइन यहाँ हाईलाइट की जाती है, which was teach them young and the world will be yours। अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फॉर नाउ बस मोरेटी के यूटा कंपाउंड में पहुंचती है, जहां कंपाउंड के बाहर कई फैंस खड़े थे। I mean, कुछ फैंस करते हैं ना अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के घर के बाहर जाके खड़े हो जाना, वैसा ही कुछ। अब कंपाउंड के अंदर कई लोग सेम तरह की ड्रेस पहन के अलग अलग काम कर रहे थे और ये सभी लोग यहीं इसी कंपाउंड में रहते हैं। तो जैसे ही ये गेस्ट्स यहाँ अराइव करते हैं, सबसे पहले इनका फोन ले लिया जाता है और इन्हें एक वास भी गिफ्ट किया जाता है। फिर इन सभी को इनके रूम्स असाइन किए जाते हैं। अब उस रात डिनर पार्टी पे मोरेटी
फाइनली आता है और वो एक जोक मार के सबका ध्यान खींचता है। अब जोक कुछ मच्छर वाला था, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि इस डिनर से पहले सभी लोगों में एक ही ब्रेड का टुकड़ा पास किया जाता है, जिससे सब एक बाइट लेते हैं। फिर सब डिनर शुरू करते हैं और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि भले एरियल को यहाँ एक्सक्लूसिवली इनवाइट किया गया है, लेकिन एरियल का बॉस सलिवन उसे किसी जूनियर असिस्टेंट की तरह ही ट्रीट कर रहा था। जहाँ बाकी गेस्ट्स मोरेटी वाले टेबल पे बैठे थे, वहीं एरियल थोड़ी दूर बैठती है और एरियल के साथ यहाँ एक छोटी लड़की भी बैठी थी जिसका नाम मॉड था। डिनर टेबल पे एरियल यॉग से बात करती है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि इस जगह पे जितने भी लोग रहते हैं जो कि सिमिलर से ड्रेस पहन के घूम रहे हैं, ये लोग खुद को लेवलिस्ट्स बुलाते हैं। आप इसे एक कल्ट की तरह मान सकते हो जिसका हिस्सा मोरेटी भी है। इनफैक्ट कई टैलेंटेड लोगों को इनविटेशन देके कल्ट ज्वाइन करवाया गया है, इंक्लूडिंग यॉर्ग। यॉर्ग पहले हार्डन हाई स्कूल में म्यूजिक टीचर था, लेकिन मोरेटी उसे कॉल करके यहाँ बुलाया और तब से यॉर्ग यहीं पे बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। इन शॉर्ट वो लेवलिस्ट्स कल्ट का हिस्सा बन गया है। एरियल तुरंत समझ जाती है कि यहाँ चीजें थोड़ी अजीब है, लेकिन बाकी जो 5 गेस्ट थे वो तो मोरेटी द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लग्जरी एक्सपीरियंस को फील करने में बिजी थे। खैर, इसके बाद सभी गेस्ट्स को एक प्राइवेट 24/7 कॉन्सियर्ज दिया जाता है, यानी इनके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा इनकी मदद करने के लिए। एरियल के साथ जो लेडी कॉन्सियर्ज रहने वाली थी उसका नाम बेले था। अब एरियल जो कुछ भी यहाँ देख रही थी उसे वो एक बुक में नोट डाउन कर रही थी और यहाँ एरियल नोटिस करती है कि हर एक लेवलिस्ट्स के हाथ में स्कार्स थे। इसके बाद सभी गेस्ट्स अपने रूम में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गेस्ट के लैपटॉप्स वगैरह भी निकाल लिए गए हैं और इन्हें सब कुछ जाते टाइम वापस किया जाएगा। नाउ द शॉकिंग पार्ट वाज कि इन सभी गेस्ट्स पे कैमरे से नजर रखा जा रहा था, इवन इन देयर वॉशरूम्स। इनमें से एक गेस्ट बिल मसाज ले रहा होता है जब कुछ लेवलिस्ट्स आगे उसे समाप्त कर देते हैं। अब अगली सुबह एरियल जॉगिंग करने निकलती है और बिले भी उसके साथ साथ पीछे पीछे भाग रही थी। जॉग करते हुए एरियल एक एरिया में पहुंचती है जहां मोरेटी बैठा हुआ था। यहाँ एरियल मोरेटी से डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि ये जो लेवल कल्ट है या लेवलिस्ट्स हैं, ये किस तरह का कल्ट या रिलीजन है और क्या इस रिलीजन का फाउंडर खुद मोरेटी है। ये सुन के मोरेटी कहता है कि उसके पहले से लेवल एग्जिस्ट करती है और वो बस इसका एक मेंबर है। इस पे एरियल पूछती है कि आपकी रिलीजन क्या करती है। लाइक हर रिलीजन के लोग कुछ तो करते हैं, मास अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, वैसे ही आपकी ये रिलीजन क्या करती है। इस पे मोरेटी कहता है कि हम वैसा कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ एक काम है जो हम लोग करते हैं जिसे हम कहते हैं डाइविंग। और डाइविंग की प्रक्रिया दिखाने के लिए मोरेटी एरियल को एक टेंट में लेके जाता है। यहाँ एक लेवलिस्ट ऑयस्टर्स को चाकू से ओपन कर रहा था ताकि वो इसके अंदर से नेचुरल पर्ल यानी मोती निकाल सके। लेवलिस्ट्स इसी मोती को पहनते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को डाइविंग कहते हैं, जो कि टर्न बाय टर्न हर एक लेवलिस्ट को करना होता है। नाउ डाइविंग में ही कभी कदार चाकू इनके हाथ में लग जाता है, आई मीन ऑयस्टर्स खोलते वक्त ही, और इसी कारण सभी लेवलिस्ट के हाथ पे स्कार्स हैं। यहाँ मोरेटी ट्रू बैलेंस मेंटेन करने की बात करता है जिसका कोई खास सेंस नहीं बन रहा था। खैर, इसके बाद एरियल अपने कमरे में जाती है जहां एकदम से कुछ लेवलिस्ट्स आते हैं और उसे तैयार करने लगते हैं, क्योंकि अब मोरेटी इनके लिए प्राइवेट परफॉर्मेंस देने वाला था। ये तैयार करना एंड ऑल काइंड ऑफ जबरदस्ती किया जा रहा था और यहाँ रेचल नाम की एक लेवलिस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो एरियल को तैयार करे। अब तैयार होने की सबसे अजीब रिचुअल ये थी कि सभी गेस्ट्स के प्राइवेट पार्ट्स के बाल भी ट्रिम किए जाने थे एंड ऑफ कोर्स एरियल इससे ओके नहीं थी। स्टिल रेचल कहती है कि जो भी मोरेटी से आज तक मिला है उसे ऐसा करना पड़ता है, इवन इफ वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो। ऐसा में न चाहते हुए भी एरियल को ये करवाना पड़ता है और ये सब होने के बाद एरियल, सलिवन, क्लारा, बियॉन्का एंड एमिली फाइनली मोरेटी की परफॉर्मेंस देखने जाते हैं। जाने से पहले ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि बिल कहाँ है और इस पे इन्हें बोला जाता है कि बिल एक लॉन्ग मसाज ले रहा है, जबकि हम व्यूअर्स जानते हैं कि बिल को तो इन्होंने खत्म कर दिया है। खैर, तो परफॉर्मेंस शुरू होता है जो कि मेरे हिसाब से तो एकदम मिड था और एरियल भी इस परफॉर्मेंस को खास एंजॉय नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी गेस्ट्स एकदम ऐसे एक्ट कर रहे थे एज इफ ये वंस इन अ लाइफ टाइम परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट मोरेटी इन सब के साथ थोड़ा अभद्र डांस भी करता है। इस सीन से क्लियर था कि ज्यादातर ह्यूमंस बड़े लोगों के सामने उनकी चाटने लग जाते हैं, इवन इफ चीजें अच्छी ना हो, लेकिन एरियल ऐसी नहीं थी। परफॉर्मेंस के दौरान एमिली एकदम से खांसने लगती है और उसे मेडिकल केयर देने के लिए लेवलिस्ट लेके जाते हैं। अब परफॉर्मेंस के बाद एरियल और सलिवन मोरेटी से बात करते हैं, जहां सलिवन तो बस मोरेटी की हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन एरियल मोरेटी से लेवलिस्ट्स की आइडियोलॉजी पूछती है। मोरेटी बताता है कि लेवलिस्ट जो है वो मानते हैं कि हर उस इंसान में भगवान है जो कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे जब मोरेटी अपने टॉप एल्बम्स लिखा था, बनाया था, गाया था, तो उस वक्त वो एक भगवान था। इनफैक्ट जब भी कोई कुछ नया बनाता है, इवन इफ इट्स समथिंग लाइक शू हॉर्स, तो उस मोमेंट में वो एक भगवान की तरह है। इस पे एरियल काउंटर क्वेश्चन करती है कि फिर तो नॉर्मल लोग की लेवलिस्ट्स की नजर में कोई जगह ही नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी नया नहीं बनाते। ये सुन के मोरेटी बात घुमाने लगता है कि ऐसा नहीं है, हम लेवलिस्ट इसका उल्टा सोचते हैं और सबके पास कुछ
क्रिएट करने का मौका जरूर होता है। खैर इस डिस्कशन के बाद एरियल अपने बॉस सलीवन से रिक्वेस्ट करती है कि सलीवन उसे इस जगह के एक्सपीरियंस के बारे में एक सेकेंडरी रिपोर्ट लिखने दे। मतलब मेन वाली तो ऑफ कोर्स सलीवन ही लिखेगा अबाउट द एल्बम एंड मॉरिटी, क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन एरियल एक सेकेंडरी छोटी सी रिपोर्ट लिखना चाहती थी जो कि सिर्फ लेवलिस्ट्स के बारे में होगी। सलीवन एरियल को इसके लिए मना करता है और तभी एक एरो सलीवन के शोल्डर के आर पार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक लेवलिस्ट बच्चा तीर चलाना सीख रहा था और गलती से ये एरो सलीवन को लग गई। सलीवन को तुरंत मरहम पट्टी कराने ले जाया जाता है और एरियल इससे शॉक में थी। अब उस शाम सलीवन मरहम पट्टी करा के अपने कमरे में बाकी गेस्ट्स के साथ पी रहा होता है और एरियल भी यहाँ आती है। एरियल कहती है कि उसे लेवलिस्ट्स ठीक नहीं लग रहे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि सलीवन पे तीर जानबूझकर मारा गया हो। इनफैक्ट इन्हें अब तक बिल नहीं दिखा था और परफॉर्मेंस के बाद से एमिली भी गायब थी। सभी यहाँ एरियल की बातों को हल्के में लेते हैं और सलीवन काइंड ऑफ ये तक कह देता है कि तुम्हारी ऐसी ही छोटी सोच की वजह से तुम जूनियर हो और हम सीनियर। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हम ये भी समझ पाते हैं कि यहाँ मौजूद हर गेस्ट कभी न कभी मोरेटी का मजाक बनाया था, चाहे वो पॉडकास्ट पे हो, इंटरव्यूज पे, आर्टिकल्स में और एनीथिंग एक्सेप्ट एरियल। एरियल ऐसा कभी नहीं की थी। एनीवेज अगली सुबह एरियल अपने कॉन्सियर्ज बेले से छुप के खिड़की से बाहर निकलती है और वो इस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगती है। बाहर वो एक बान नोटिस करती है जिसके अंदर अजीब तरह के एनिमल्स जार में स्टफ्ड थे। एरियल से देखने लगती है, लेकिन एरियल एक बात नोटिस नहीं करती कि बान के पीछे बिल का मृत शरीर पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ बेले और रेचल को पता लगता है कि एरियल कमरे में नहीं है और ऐसे में ये लोग एरियल को खोजना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग एरियल को ढूंढते हैं, एरियल एकदम हाइपर एक्ट करती है और वो डिमांड करती है कि उसे इमीडिएटली यहाँ से घर वापस जाना है। अब तक मोरेटी भी यहाँ आ चुका था और वो एरियल से पूछने लगता है कि क्या उसकी खातिरदारी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। एरियल कुछ जवाब नहीं देती, रादर वो यहाँ से जाने की रट लगाई रहती है। ऐसे में यॉर्ग और बाकी लेवलिस्ट्स कहते हैं कि इनकी बस फिलहाल बाहर है और उसे आने में 45 मिनट तक लगेगा और इनकी जो एटीवीज है वो बस 10 मील तक ही जा पाएगी, जिसके बाद 40 मील और कुछ नहीं है तो एरियल फंस जाएगी। यहाँ मॉड नामक बच्ची भी रोने लगती है, सेइंग कि उसका एक पपेट शो होने वाला है जिसे एरियल को देखना ही होगा बिफोर गोइंग बैक। ऐसे में एरियल इस शर्त पे मान जाती है कि वो पपेट शो के बाद तुरंत वापस चली जाएगी। बाय द वे सलीवन और बाकी गेस्ट्स यहाँ शक्ल बना रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से एरियल अपने होस्ट के साथ बुरा बिहेव कर रही है और बिना मतलब सीन क्रिएट कर रही है। खैर तो आगे पपेट शो के लिए ये लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ इन्हें बीन बैग पे बैठाया जाता है और शो का नाम था द ट्रेजेडी ऑफ बिली। इस शो में पपेट्स के थ्रू एक फेमस स्टार को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द रिपोर्टर्स होते हैं और ये रिपोर्टर्स इस स्टार से एकदम पर्सनल और घटिया किस्म के सवाल पूछ रहे थे। इन रिपोर्टर्स को रैट के पपेट्स के रूप में दिखाया गया होता है एंड इट वाज क्लियर कि ये शो जर्नलिस्ट्स के ऊपर एक तमाचा है कि कैसे वो सेलेब्स की लाइफ बिगाड़ देते हैं। अब क्योंकि यहाँ सारे गेस्ट जर्नलिस्ट या पैपराज़ी ही थे तो उन्हें ये शो पसंद नहीं आ रहा था। तभी एकदम से एरियल जिस बीन बैग पे बैठी थी वो हिलना शुरू होता है। एरियल तुरंत उठती है और अगले ही क्षण एमिली इस बैग से बाहर निकलती है जिसका पूरा शरीर फूला हुआ था। दरअसल एमिली को पीनट एलर्जी या ऐसे ही कोई एलर्जी थी और ये मोस्टली एलर्जी का ही रिएक्शन हो रहा था जो कि ये लेवलिस्ट जान के करवाए थे, फिर उसे बीन बैग में भर दिए थे। एमिली को इस हाल में देख सारे गेस्ट्स भागने लगते हैं लेकिन लेवलिस्ट इन्हें मार पीट के इसी जगह पे अंदर कैद करके रखते हैं। इस पॉइंट पे मोरेटी अपना भाषण शुरू करता है कि उसके नए एल्बम का नाम है सीजर्स रिक्वेस्ट। वो बताता है कि एल्बम का नाम सीजर्स रिक्वेस्ट क्यों पड़ा। यहाँ वो जूलियस सीजर की कहानी सुनाता है कि कैसे एक बार कुछ पायरेट सीजर को कोई आम इंसान समझ के किडनैप कर लिए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जब सीजर छूटा तो वो इन सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि क्योंकि पायरेट्स सीजर को एक आम आदमी समझ रहे थे तो वो सीजर के लिए उतना ही रैंसम या कम पैसे मांगे थे, मतलब जितना वो एक आम आदमी को किडनैप करने के बाद मांगते होंगे। ऐसे में सीजर किडनैपर्स से बोले थे कि रैंसम अमाउंट बढ़ाओ क्योंकि सीजर वाज अ बिग रूलर और उसके लिए इतना कम रैंसम अमाउंट बेइज्जती जैसा है। अब इस कहानी से आप व्यूअर्स जो भी मतलब निकालो, लेकिन मोरेटी ये मतलब निकाला है कि रॉयल्टी हमेशा रॉयल ही होता है, इवन एट द मर्सी ऑफ पेजेंट्स। इन शॉर्ट वो खुद को या अपने जैसे क्रिएटर्स को रॉयल बोल रहा है और बाकी जो पैपराज़ी या जर्नलिस्ट हैं वो सब पेजेंट्स हैं। इस पॉइंट पे सलीवन, क्लारा और बियॉन्का भागने की कोशिश करते हैं जिसके परिणाम अनुसार लेवलिस्ट्स बियॉन्का और सलीवन को समाप्त कर देते हैं। वहीं एमिली स्वेल होके या फूल के खुद ही खत्म होती है। क्लारा को ये लोग नहीं मारते लेकिन उसकी विग को इतनी जोर से सर से चिपकाया गया था कि विग खींचने पे उसका सर ही फटने लगा था। इसी भाग दौड़ का फायदा उठा के एरियल खिड़की से बाहर कूदती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो मोरेटी के म्यूजियम में पहुंच जाती है जहाँ उसे मोरेटी का ढेर सारा सामान मिलता है, जैसे उसका एक स्टफ्ड कुत्ता डॉबरमैन एंड देन मेनी मोर थिंग्स। लेकिन यहाँ कुछ अजीब चीजें थी, लाइक ढेर सारी वाइन्स थी, देन जहर था और बिल का अलग किया हुआ सर एज मैंटल पीस लटका हुआ था स्टफ करके। एरियल इससे घबराती है क्योंकि इतनी सारी वाइन और जहर का सिर्फ एक मतलब था, एंड दैट इज कि ये जो लेवलिस्ट हैं वो एक साथ खत्म होने का प्लान कर रहे हैं। अब क्योंकि लोग एरियल को ढूंढ रहे थे तो एरियल टब में छिपती है, लेकिन बेल एक खिड़की से एरियल पे हमला कर देती है और इसी हाथापाई में एरियल बेहोश हो जाती है। ना जब एरियल को होश आता है
है तो वो एक चेयर पे खुद को बंधा पाती है और उसके ऑपोजिट क्लारा बंधी थी। यहाँ सभी लेवलिस्ट्स एक कल्ट की तरह खड़े थे और मोरेटी एज यूजुअल अपना भाषण दे रहा था। यहाँ सबके लिए वाइन सर्व किया जा रहा था जो कि क्लारा और एरियल को भी पिलाया जाता है। एरियल को डाउट था कि हो ना हो वाइन के अंदर जहर है और इसलिए एरियल रेजिस्ट कर रही थी। नाउ रेचल यहाँ एरियल के करीब आती है एंड फॉर सम रीजन वो एरियल की मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, वो चुपके से उसके हाथ के बंधनों को काट देती है। देन कहती है कि एरियल गेट की तरफ भागे, वहां से राइट लेके तब तक भागती जाए जब तक उसे लाइट न दिख जाए। सो यस, जैसे ही सब वाइन पीते हैं एरियल रेचल को प्लान्ड वे में धक्का देके भागती है और वो एक एटीवी लेके यहाँ से निकलती है। इस भगदड़ में मोरेटी के कपड़े और शरीर में आग लग जाती है। हालांकि इस आग को तुरंत बुझाया जाता है, विच मीन्स मोरेटी को कुछ खास हार्म हुआ नहीं। वहीं एरियल भाग रही थी और बेले एक दूसरे एटीवी से उसका पीछा कर रही थी। एरियल फाइनली कंपाउंड के गेट तक पहुंचती है जहां मोरेटी का एक फैन अपनी कार लेके खड़ा था। एरियल उसे बातें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो एक फैन बॉय की तरह अलग ही मिजाज में था। जब एरियल देखती है कि बेले उसके करीब आ रही है तो वो इस फैन बॉय से उसकी चाबी छीन के कार लेके भाग निकलती है। सो यस, एरियल फाइनली बच गई थी एंड वी कैन अज्यूम कि क्लारा और फैन बॉय को भी लेवलिस्ट्स निपटा ही दिए होंगे। अब यहाँ से कहानी 2 साल बाद की आती है जहाँ एरियल अपनी इस पूरी एक्सपीरियंस को एक बुक में लिख दी थी और ये किताब अब बेस्ट सेलर किताब बन चुकी थी एंड एरियल भी काफी फेमस हो गई थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले जब एरियल कंपाउंड से भागी थी तो भाग के वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस मोरेटी कंपाउंड पे गए थे और वहाँ उन्हें एक भी लेवलिस्ट या उनकी लाश नहीं मिली। वहाँ बस मोरेटी था जो कि ओपन में अपना पियानो बजा रहा था और वहाँ सिर्फ 5 लाशें थी जो कि थी क्लारा, सलिवन, एमिली, बियांका एंड बिल की लाश। इन 5 कत्लों के लिए मोरेटी को अरेस्ट कर लिया गया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया और मोरेटी अपने गुनाह को एक्सेप्ट भी कर लिया था। फिलहाल मोरेटी जेल में है और एरियल अपनी बुक टूर, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बिजी रहती है। अब एक इंटरव्यू के दौरान एरियल को मोरेटी के एजेंट सोल्डैड यूसुफ का कॉल आता है जो कि बताता है कि मोरेटी जेल में एरियल को इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। एरियल पिछले 2 साल से कई बार मोरेटी की इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ये जान सके कि आखिर मोरेटी ये सब क्यों किया, लेकिन मोरेटी उसे कभी इंटरव्यू दे ही नहीं रहा था। लेकिन आज अचानक मोरेटी खुद एरियल को बुला रहा था फॉर एन इंटरव्यू। जो भी हो, एरियल इस इंटरव्यू के लिए जाती है और यहाँ कुछ शॉकिंग बातें रिवील होती हैं। सबसे पहले तो मोरेटी पॉइंट आउट करता है कि एरियल की बुक्स में कुछ बातें गलत थी, लाइक उनकी पहली मुलाकात के दौरान वो एलिगेटर बूट्स नहीं बल्कि पाइथन बूट्स पहना था। ये सुन के एरियल वाज लाइक, डज इट इवन मैटर, क्योंकि मुझे ये जानना है कि तुमने उन 5 लोगों को क्यों मारा। यहाँ मोरेटी एक्सप्लेन करता है कि प्रिमिटिव मेन जो थे, यानी काफी पुराने समय जो लोग थे, वो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे। तब हमेशा लीडर वो होता था जो कि फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, लीडरशिप पोजीशन पे वो लोग आए जो कि लेफ्ट ब्रेन से शार्प हो। बेसिकली लेफ्ट ब्रेन की मदद से हम पॉलिटिक्स की सोचते हैं, आईवी लीग कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ाई में टॉप करते हैं, बेसिकली हर वो इंटेलिजेंट काम करते हैं जो कि हमें एज ए लीडर स्थापित कर देती है। लेकिन इन लीडर्स ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज चारों तरफ गरीबी है, हर देश एक दूसरे से लड़ रही है एंड ऑल दैट। सो इट्स टाइम कि दुनिया राइट ब्रेन शार्पनेस को महत्व दे और ऐसे लोगों को लीडर बनाए। अब राइट ब्रेन किस चीज के लिए काम आता है? वेल, क्रिएटिविटी के लिए, जैसे कि सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, ऑल दैट। सो मोरेटी के हिसाब से अब उस जैसे बड़े क्रिएटर्स को दुनिया चलाने का मौका मिलना चाहिए। दिस इज व्हाट लेवल कल्ट वाज ऑल अबाउट। अगर आपको ध्यान हो तो मोरेटी पहले भी क्रिएटर्स को गॉड से कंपेयर किया था और लेवल कल्ट में हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में हाईली क्रिएटिव था। उनका मोटो भी था कि टीच देम यंग एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स, यानी बच्चों को ये सब क्रिएटिविटी बचपन से सिखाओ ताकि वो आपके पद चिन्हों पे चले और दुनिया उनकी हो। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों मोरेटी उन 5 मीडिया वाले लोगों को मारा था, क्योंकि ये लोग हमेशा आर्टिस्ट वगैरह से उल्टे सीधे सवाल करते थे और इनके बारे में उल्टी सीधी बातें छापते थे या फिर उल्टी सीधी वीडियोस बनाते थे। नाउ द बिग ट्विस्ट वाज कि 2 साल पहले वाली फाइनल शोडाउन नाइट पे वाइन के अंदर जहर नहीं था, यानी सारे लेवलिस्ट्स आज भी जिंदा हैं और वो हमारी दुनिया में ही कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे लेवल कल्ट को बढ़ा रहे हैं और उनका प्लान एकदम सटीक रहा। कैसे? वेल, एरियल अपनी बुक में इस कल्ट के बारे में खूब लिखी है और इससे कहीं ना कहीं ये कल्ट बढ़ने लग गया है, मतलब फ्री में प्रचार हुआ है। जी हाँ, कहते हैं ना वो फ्री पब्लिसिटी। और इस काम के लिए मोरेटी एरियल को इसलिए चुना था क्योंकि वो हार्ट से ट्रू थी, मतलब अभी तक करप्ट नहीं हुई थी लाइक अदर जर्नलिस्ट्स, और वही इनके लेवल कल्ट को दर्शाने में जस्टिस दे सकती थी। ये सब सुन के एरियल वो शॉक्ड, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ एकदम प्लान था और एरियल इस शतरंज के खेल में बस एक प्यादा थी जिसे मोरेटी ही कंट्रोल कर रहा था।